अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर नंबर 19 का लास्ट टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है। तो हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है दो छोटे न्यूक्लियाई के मिलने से। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच हेवियर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई इज़ नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियर फिशन का रिवर्स प्रोसेस है। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता था कि एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता था, और यहाँ पे क्या है, जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलेंगे तो एक बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा। जिसका बेहतरीन एग्जांपल है कि हमारे पास दो ड्यूट्रम के एटम्स हैं, दो ड्यूट्रम के न्यूक्लियाई हैं, ये आपस में मिल रहे हैं तो हमारे पास एक हीलियम का न्यूक्लियाई बन रहा है, और इसी के साथ न्यूट्रॉन भी इमिट हो रहा है और कुछ एनर्जी भी हमें मिल रही है। तो ये एक किस्म का दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी हमें मिलती है उस एनर्जी को हम कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन प्रोसेस इज़ नोन एज थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। अब ये तो एक नॉलेज थी। अब हम बेसिकली ये समझना चाहते हैं कि इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो हमें क्यों मिल रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लें थोड़ा सा। तो आपने जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात की थी, वो उस लेक्चर की मैं लिंक भी दे दूंगा, तो हमने ये डिसाइड किया था कि भाई जो छोटे न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम है, और जैसे ही न्यूक्लियॉन नंबर बढ़ता जा रहा है तो हमने कहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। आपने देखा था कि शुरुआत में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम थी, मिडिल वाले पोर्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा थी, और फिर जैसे ही बड़े न्यूक्लियाई थे, बहुत बड़े हेवी न्यूक्लियाई थे, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम थी। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे छोटे न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल इतने नहीं हैं, वो कम स्टेबल हैं। तो वो जब मिलके एक बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है, यानी उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। यानी इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कम है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इन बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी। बाइंडिंग एनर्जी कुछ भी नहीं है बल्कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियॉन फॉर्म्स अ न्यूक्लियस। तो हम कहते हैं कि जो हमारे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, और जो बड़ा न्यूक्लियाई होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी, यानी ये छोटे न्यूक्लियाई कुछ एनर्जी को रिलीज़ करके एक बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एनर्जी हमें मिलेगी। तो इसका रीज़न मैंने लिखा है, द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन प्रोसेस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इज़ ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। मैं बहुत बड़े हेवी न्यूक्लियाई की बात नहीं कर रहा, मैं इस न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूँ जो इन दो छोटे न्यूक्लियाई से मिलके बन रहा है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी इनके बाइंडिंग एनर्जी के सम से, तो जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी रिलीज़ होगी। अब आगे चलते हैं। अब भी हम एक और इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक बहुत बड़े टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बड़े टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर ड्यूट्रम का न्यूक्लियस और ड्यूट्रम का न्यूक्लियस अगर ये आपस में करीब आएंगे तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जो इनको करीब आने नहीं देगा, यानी कंबाइन होने नहीं देगा। इसका मतलब है कि अगर हम इनको कंबाइन करना चाहते हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, और आपको पता है एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है या न्यूक्लियस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
तो इसका मतलब है इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतना होना चाहिए ताकि इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके आपस में कंबाइन हो सकें। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होता है हम उसको थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। रीज़न मैंने बताया, यहाँ लिखा हुआ है, एज द न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिव चार्ज hence a lighter nuclei must have sufficient kinetic energy to overcome the repulsive electrostatic force. In order to achieve sufficient kinetic energy, this type of reaction requires a huge temperature, millions of degree. ये millions of degree में होता है temperature. Due to high temperature requirement, इस reaction को करवाने के लिए ज़्यादा temperature की requirement है. These reaction are known as thermonuclear reaction. तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम और क्या कह सकते हैं, तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कह सकते हैं। रीज़न मैंने बताया। फिर आगे एक पॉइंट लिखी हुई है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अर्थ इन कंट्रोल्ड मैनर ड्यू टू हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम फिशन कराते हैं तो फिशन हम अर्थ पे करवा सकते हैं, रिएक्टर में करवा सकते हैं, पर ये जो फ्यूजन है ये हम कंट्रोल मैनर में अपनी अर्थ यानी अपनी लेबॉर्ट्री में नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। पर हम ऐसे रिएक्शन न्यूक्लियर वेपन्स में करवाते हैं, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन का एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉम्ब में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एटॉमिक बॉम्ब ऑपरेट करते हैं, यानी सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिशन करवाते हैं। जब हम न्यूक्लियर फिशन करवाते हैं तो उसी टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी मिलियंस डिग्री में टेम्परेचर हो जाता है। और जब मिलियंस डिग्री में टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर उस टाइम हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो पाएगी। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो हम पहला स्टेप करते हैं वो न्यूक्लियर फिशन करवाते हैं। न्यूक्लियर फिशन करवाने से यानी स्टेज 1 होती है और वहाँ पे हमारे पास इतना टेम्परेचर आ जाता है जो हमारे रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एक किस्म का न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। और हम इसको अचीव कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम एटॉमिक बॉम्ब ट्रिगर करते हैं, यानी पहले हम न्यूक्लियर फिशन करते हैं और उसके बाद हमारे पास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाती है। मैंने नीचे लिखा है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर आल्सो द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार इंक्लूडिंग सन। जो सन पे एनर्जी में होती है, सन जो इतने सालों से हमें एनर्जी दे रहा है, या कोई भी स्टार जो हमें एनर्जी देता है, वो बेसिकली वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होती हैं। हम कहते हैं वहाँ पे प्रोटॉन या ड्यूट्रियम की साइकिल वहाँ पे हो रही होती हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो सन या स्टार पे होते हैं वो उसके बेसिकली 2 साइकिल्स होते हैं। एक साइकिल हम कहते हैं कि भाई प्रोटॉन साइकिल होती है, और दूसरी साइकिल को हम कहते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन साइकिल या सिंपली कार्बन साइकिल होती है। अब हम इनको डिफरेंस समझेंगे कि कौन सी साइकिल कहाँ पे होगी। देखें, प्रोटॉन साइकिल जो होती है वो हमेशा उन स्टार्स पे होती हैं जिनका मास कम होता है सन से, या हम ऐसे कह सकते हैं उन स्टार्स पे हो सकती है जिनका टेम्परेचर 15 मिलियन केल्विन से कम होता है, 15 मिलियन केल्विन डिग्री से कम होता है। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी प्रोटॉन साइकिल होती है। अब प्रोटॉन साइकिल का मतलब क्या है, देखें इस साइकिल में 3 फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, और 3 फ्यूजन रिएक्शन के दौरान 4 प्रोटॉन्स हमारे पास टेक पार्ट करते हैं, और 4 प्रोटॉन्स रिएक्शन करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी के साथ 2 पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं। और जब पॉजिट्रॉन एमिट होगा, आपको पता है न्यूट्रिनो एमिट होगा, जैसे मैंने रेडियो एक्टिविटी में बताया था, क्योंकि न्यूट्रिनो एनर्जी को और मोमेंटम को कंजर्व करता है। तो अब आप देखें, और इस दौरान जो एनर्जी यानी इन तीनों फ्यूजन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो तकरीबन 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो प्रोटॉन साइकिल में याद रखिएगा 4 प्रोटॉन टेक पार्ट करते हैं, और 4 प्रोटॉन
3 न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं और वो फाइनली हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी के साथ 2 पॉजिट्रॉन इमिट होते हैं, 2 न्यूट्रिनो इमिट होते हैं। अब आप समझें कि एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन आपस में कंबाइन हो गया, इन्होंने जो है वो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप बनाया, ड्यूट्रम बनाया, और इसी के साथ बीटा पॉजिटिव इमिशन हुई, और जब बीटा पॉजिटिव इमिशन होगी तो हम कहते हैं कि हमारा न्यूट्रिनो इमिट होगा। फिर ये जो ड्यूट्रॉन है इसने एक और प्रोटॉन को एब्ज़ॉर्ब किया, जब इसने एक प्रोटॉन को एब्ज़ॉर्ब किया तो ये एक हीलियम के आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरीके से कुछ एनर्जी हमें मिली गामा रेडिएशन के फॉर्म में। अब फिर ये जो हीलियम का न्यूक्लियाई है इसने एक और प्रोटॉन एब्ज़ॉर्ब कर दिया, और फाइनली ये हीलियम में कन्वर्ट हो गया, और इसी के साथ बीटा पॉजिटिव इमिशन हुई और एक किस्म का न्यूट्रिनो भी इमिट हुआ। तो इसी तरीके से ये हमारे 4 प्रोटॉन थे, 1 प्रोटॉन, 2, 3 और 4। तो इस पूरी साइकिल में 4 प्रोटॉन ने हिस्सा लिया, और ये 4 प्रोटॉन ने मिलकर फाइनली हीलियम न्यूक्लियाई को बनाया है, और इसी के साथ इस रिएक्शन के दौरान 2 बीटा इमिशन हुई हैं और 2 न्यूट्रिनो इमिट हुए हैं। और ये मैंने आपको बात बता दी कि ये रिएक्शन हमेशा उस स्टार पे होगा जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन केल्विन डिग्री से कम होगा। अब दूसरी साइकिल हम डिस्कस करते हैं, इसको कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन साइकिल, और ये हमेशा उन स्टार पे होती है जिनका मास ज़्यादा होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं जिनके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन केल्विन से ज़्यादा होता है। जैसे अब आप खुद डिसाइड करें, हमारे सन का जो टेम्परेचर है वो 15.6 मिलियन डिग्री है, तो इसका मतलब है हमारे सन पे जो साइकिल होती है वो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होती है या सिंपली कार्बन साइकिल होती है। अब आप देखें, थोड़ा समझें इसमें होता क्या है। तो इस साइकिल में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इसमें 6 रिएक्शंस होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, और इसमें आप लास्ट में देखेंगे कि जो हमारा कार्बन है वो लास्ट में रीजनरेटेड हो जाएगा, यानी कार्बन कंज्यूम नहीं होगा। तो जो चीज़ रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होती है उसको कैटलिस्ट कहते हैं, यानी इस रिएक्शन में कार्बन जो है वो एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब हम नीचे इस रिएक्शन को देखेंगे तो आप देखें ये एक कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन के आइसोटोप ने एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया तो ये एक नाइट्रोजन के आइसोटोप में कन्वर्ट हो गया है। ये जो नाइट्रोजन का आइसोटोप है ये अनस्टेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियर नंबर कंजर्व है, 12 + 1 13 है, तो यहाँ पे भी 13 है। चार्ज नंबर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे भी 7 है। तो ये जो नाइट्रोजन का आइसोटोप है ये अनस्टेबल है, ये रेडियो एक्टिविटी करेगा और इसने बीटा इमिशन की है। जब ये बीटा इमिशन करेगा तो बीटा पॉजिटिव इमिशन में आपको पता है कि जो डाटर न्यूक्लियाई का जो न्यूक्लियन नंबर होता है वो सेम रहता है, पर जो चार्ज नंबर होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से ये जो कार्बन का आइसोटोप है इसने एक और प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया है और ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया है और इसी के साथ गैमा इमिशन हुई है। ये नाइट्रोजन का स्टेबल आइसोटोप है। ये नाइट्रोजन के इस स्टेबल आइसोटोप ने एक और प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, न्यूक्लियन नंबर 15 है और चार्ज नंबर 8 है। ये जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है ये अनस्टेबल है, तो इसने बीटा इमिशन की है और जब बीटा इमिशन होती है, पॉजिटिव इमिशन होती है, तो न्यूक्लियर नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता, चार्ज नंबर कम हो जाता है। और ये जो आपके पास नाइट्रोजन है इसने एक और प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया है और फाइनली ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे 12 होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 12 है यहाँ पे, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें आप, ठीक है। तो ये 12 है और ये हीलियम है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि आपके पास कार्बन लास्ट में रीजनरेट हो गई, यानी कार्बन कंज्यूम नहीं हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो एक किस्म का यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो आप देखेंगे इसमें 4 न्यूट्रॉन ने हिस्सा लिया है
और ये 6 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, और ये 4 जो आपके प्रोटॉन हैं वो फाइनली हीलियम में कन्वर्ट हो गए हैं और कार्बन हमारा वापस रीस्टोर हो गया है। तो हम कह सकते हैं कार्बन जो है वो हमारा एज अ कैटलिस्ट है। और अगर आप ये काउंट करेंगे इस रिएक्शन के दौरान आप देखेंगे तो आपके पास 2 बीटा इमिशन हुई हैं और 2 आपके पास न्यूट्रिनो इमिट हुए हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इन दिस cycle hydrogen is being converted into helium by 6 stage sequence of reaction while carbon is regenerated at the end of reaction। आपने देखा था we say carbon act as a catalyst। this sequence is proceeded as follows। a carbon nucleus capture a proton। जैसे मैंने आपको बताया कार्बन ने एक प्रोटॉन को कैप्चर किया and emits gamma rays, and gamma rays उसने emit किया प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन 13। उसने नाइट्रोजन 13 बना दिया। नाइट्रोजन 13 इज़ अनस्टेबल एंड इमिट अ बीटा पार्टिकल। फिर इसने बीटा इमिशन की डिकेइंग टू कार्बन, और ये कार्बन में डिके हो गया। कार्बन 13 कैप्चर अ प्रोटॉन। इसने एक प्रोटॉन कैप्चर किया एंड बिकम्स नाइट्रोजन 40 वाया इमिशन ऑफ गामा रेज। नाइट्रोजन 14 ने फिर क्या किया, नाइट्रोजन 14 कैप्चर another proton and becomes oxygen 15 by emitting gamma radiation। फिर लास्ट में नाइट्रोजन 15 ने एक और प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया है एंड प्रोड्यूस हीलियम न्यूक्लियाई एंड कार्बन 12 विच इज़ वेयर द साइकिल स्टार्टेड। तो इसका मतलब है कार्बन लास्ट में रीजनरेट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा, अब आप समझ गए होंगे कि इस साइकिल को कार्बन साइकिल क्यों कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कार्बन साइकिल कहाँ पे होता है, कार्बन साइकिल में कितने प्रोटॉन टेक पार्ट करते हैं, और कार्बन साइकिल में कितने न्यूट्रिनो इमिट होते हैं, और कितने बीटा पॉजिटिव इमिशन होती है। तो याद रखिएगा बीटा पॉजिटिव इमिशन 2, और जितने बीटा पॉजिटिव इमिशन होगी उतने ही न्यूट्रिनो होंगे। तो जैसे मैंने लास्ट में लिखा है, इन दिस रिएक्शन टोटल 4 प्रोटॉन टुक प्लेस विथ इमिशन ऑफ 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो। ये सारी ये यहाँ पे न्यूट्रिनो है, हम इसको न्यूट्रिनो कहेंगे। 2 न्यूट्रिनो एंड एनर्जी मोर देन 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। अब ये सारी बातें हैं जो हो रही हैं। अब आप एक बात समझें कि न्यूक्लियर फ्यूजन का जो बेसिकली फ्यूल है वो ड्यूट्रम है, और ड्यूट्रम जो इसका फ्यूल है वो हमारे पास इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है सी में, यानी सी का जो वाटर है D2O, उसमें ड्यूट्रम के हमारे पास बहुत अबंडेंट क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। पर मसला ये है कि हम इस रिएक्शन को लेबॉर्ट्री में या हम अर्थ पे कंट्रोल मैनर में नहीं करवा सकते। इसी पे काम हो रहा है, साइंटिस्ट इसी पे अपने एफर्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर ये रिएक्शन हो गया तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इस रिएक्शन के लिए जो फ्यूल चाहिए वो हमारे पास ज़्यादा है, बल्क में अवेलेबल है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये जो रिएक्शन है कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप बाय प्रोडक्ट में प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे आपने न्यूक्लियर फिशन देखी होगी, तो न्यूक्लियर फिशन में एक तो हमारे पास यूरेनियम के डिपॉजिट कम हैं, और दूसरा इशू ये है कि यूरेनियम वाले रिएक्शन में जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बाय प्रोडक्ट में डेवलप होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाने में सक्सेसफुल हो गए तो एनर्जी क्राइसिस जो हैं वो बहुत सारे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ड्यूट्रम की ह्यूज क्वांटिटी अवेलेबल है।